Hello everyone. Today I am back with chapter number 7 of grade 12 physical education. Name of the chapter is Physiology and Injuries in Sports. A very important chapter with view to the marks of this chapter. So for what we will see ki what all are inside the chapter. So first topic is physiological factor determining components of physical fitness. Second one is effect of exercise on the muscular system. Then after that we have effect of exercise on the cardiorespiratory system, and at last we will have physiological changes due to aging. And the important topic of this chapter is sports injuries, its classification, in which soft tissue injury is there, bone injury is there, joint injury is there. So we'll see one by one. So the first topic is physiological factor determining components of physical fitness. सो आप सबको पता होगा 5 कंपोनेंट है अपने फिजिकल फिटनेस के: स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी एंड कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी। सो इस चैप्टर में 4 मिलेंगे आपको: स्ट्रेंथ, स्पीड, एंड्योरेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी। सो उसके हम देख लेते हैं किसके किसके कौन से फिजियोलॉजिकल फैक्टर है। अब फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स क्या है? फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं कि कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, एंड्योरेंस को बढ़ाने के लिए, स्पीड को बढ़ाने के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए। सो वन बाय वन हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्ट्रेंथ की। अगर हमको स्ट्रेंथ बढ़ाना हो तो कौन से बॉडी की जो फिजियोलॉजिकल फैक्टर है जिसकी वजह से स्ट्रेंथ डिपिक्ट होता है अपनी बॉडी का, वो रिस्पॉन्सिबल है। सबसे पहले मसल साइज। स्ट्रेंथ ऑफ द मसल हमेशा से साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि मसल में कितनी स्ट्रेंथ है, वो उसके साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है। अगर सेम साइज़ का मसल होगा मेल एंड फीमेल में तो सेम फोर्स जनरेट होगा, सेम स्ट्रेंथ जनरेट होगा, और इसको जो है सो ट्रेनिंग के थ्रू जो है सो इम्प्रूव कर सकते हैं हम लोग। देन नेक्स्ट वन इज बॉडी वेट। जिन इंडिविजुअल का वेट ज़्यादा होता है वो हेवियर होते हैं, वो जो है सो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं कंपेयर टू अ लाइट वेट इंडिविजुअल। तो बॉडी वेट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। देन उसके बाद मसल कंपोजिशन है। आपको पता होगा मसल्स जो होते हैं हमारे 2 फाइबर से बने होते हैं: रेड मसल फाइबर एंड वाइट मसल फाइबर। रेड मसल फाइबर जो है स्लो ट्विच मसल फाइबर होता है, और जो वाइट मसल फाइबर है वो फास्ट ट्विच फाइबर मसल होता है, और ये जेनेटिकली डिटरमाइंड होते हैं, इसको चेंज नहीं कर सकते ट्रेनिंग से। सो मसल कंपोजिशन बहुत हद तक डिपेंड करता है हमारे अंदर स्ट्रेंथ कितनी होगी। उसके बाद आता है नर्व इम्पल्स। जो स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स है डिटरमाइन करता है हमारे स्ट्रेंथ को, और इसको भी जो है सो थ्रू ट्रेनिंग इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं हम। देन कम्स मोबिलिटी ऑफ द नर्वस सिस्टम। जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑफ मसल है हमारी बॉडी का, जो नर्वस सिस्टम जो है सो हमारे उसको कंट्रोल करती है, और जितना फास्ट कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्स होगा हमारी मसल, उतना ज़्यादा जो है सो चांसेस होते हैं स्पीड के लिए। सो तो पहला फैक्टर जो स्पीड के लिए वो मोबिलिटी ऑफ नर्वस सिस्टम है। कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन जो होती है मसल्स की, उसको कंट्रोल करता है कौन? हमारा नर्वस सिस्टम। तो जितना हमारा फास्ट मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होगा उसके अकॉर्डिंग हमारी स्पीड भी होगी। देन अगेन कम्स मसल कंपोजिशन। अब मसल कंपोजिशन आपको स्ट्रेंथ में भी मिल जाएगी, स्पीड में भी मिल जाएगी, एंड एंड्योरेंस में मिल जाएगी। सो ये कॉमन पॉइंट है तीनों ही कॉम्पोनेंट के लिए। सो मसल कंपोजिशन यहाँ पे भी सेम है: वाइट मसल फाइबर एंड रेड मसल फाइबर। रेड मसल फाइबर मोस्टली एंड्योरेंस के लिए होता है, वाइट मसल फाइबर जो है स्पीड एक्टिविटी के लिए होता है, और इसको ट्रेनिंग से चेंज नहीं कर सकते हैं। एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ जो है सो मसल कंपोजिशन पे डिपेंड करता है, हमारा मसल साइज कितना है, मसल कोऑर्डिनेशन एंड मेटाबॉलिक प्रोसेस पे डिपेंड करता है। एक्सेप्ट मसल कंपोजिशन और अदर फैक्टर्स को हम ट्रेनिंग के थ्रू इम्प्रूव कर सकते हैं। तो जितना ज़्यादा एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ होगा स्पीड उतनी ज़्यादा होगी हमारे अंदर में। देन कम्स फ्लेक्सिबिलिटी भी है। अगर ज़्यादा फ्लेक्सिबल है हमारी जॉइंट्स, हमारी प्रॉपरली वर्क कर रही है सारे जॉइंट्स, जो मूवमेंट जो मैक्सिमम रेंज है हमारी जॉइंट्स का वो अगर प्रॉपरली वर्क कर रही है, कंप्लीट यूटिलाइजेशन हो रही है, तो आपके अंदर जो है सो फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होगी, तो ऑटोमेटिक जो है सो स्पीड भी ज़्यादा होगी। देन कम्स बायोकेमिकल रिजर्व एंड मेटाबॉलिक पावर। मैक्सिमम स्पीड परफॉर्मेंस के लिए क्या होता है कि हमको एनर्जी स्टोर करके रखना होता है, जिसके लिए हम एटीपी दैट इज एडेनाइन न्यूक्लियोटाइड बाउंड एंड सीपी क्रिएटिन फॉस्फेट जो है सो स्टोर इनफ होना चाहिए। अगर वो स्टोर प्रॉपर है तो आप जो है सो जल्दी थकोगे नहीं और आपकी स्पीड एक्टिविटी ज़्यादा होगी। देन आ जाते हैं हम एंडोरेंस के ऊपर में। एंडोरेंस के लिए क्या है? सबसे पहले एरोबिक कैपेसिटी। एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द मसल कैन बी सप्लाइड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। हेंस जो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होता है वर्किंग मसल का, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एंडोरेंस के लिए। देन कम्स ऑक्सीजन इनटेक, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, ऑक्सीजन अपटेक एंड एनर्जी रिजर्व। जो ऑक्सीजन इनटेक होता है हमारे टिश्यूज़ कितनी ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं, ट्रांसपोर्ट होता है कैसे जो है हमारी बॉडी में लंग्स के थ्रू जो है सो बॉडी में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो पाता है। ऑक्सीजन अपटेक होती है कि हमारी लंग्स से लेकर आगे तक जितने भी हमारी बॉडी पार्ट है वहाँ पे ऑक्सीजन का सप्लाई कैसे हो और वो कैसे यूज़ कर रहे हैं। एनर्जी रिजर्व होती है कितना एनर्जी हमने अपनी बॉडी में रिजर्व करके रखा हुआ है।
देन एंडोरेंस के लिए नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है लैक्टिक एसिड टॉलरेंस। अगर जो भी इवेंट 40 सेकंड्स ज़्यादा के लिए लास्ट करती है उसमें बहुत ज़रूरी है कि आपका एनारोबिक कैपेसिटी वाली एक्टिविटी होती है, और उसमें जो है सो बहुत ज़रूरी है कि आप लैक्टिक एसिड को टॉलरेट कर पाएँ। अगर आप लैक्टिक एसिड को टॉलरेट करते हैं तो कोई भी जो एंडोरेंस की एक्टिविटी है उसको आप बहुत देर तक कर पाएंगे। इफ़ यू आर नॉट एबल टू टॉलरेट लैक्टिक एसिड, आप बहुत जल्दी थक जाओगे। देन कम्स मूवमेंट इकोनॉमी। मूवमेंट इकोनॉमी होती है कि एक अच्छे परफॉर्मेंस के लिए एक अच्छे जो एथलीट होते हैं उनको अपने इकोनॉमिकल मूवमेंट का पता है। दे नो व्हेन टू इंक्रीज द स्पीड, व्हेन टू डिक्रीज द स्पीड, एट व्हाट पेस रन करना चाहिए। तो वो जिसके अंदर नॉलेज होगी उसका मूवमेंट इकोनॉमी बोलते हैं, और उसका जो है सो एंडोरेंस से डायरेक्ट कनेक्शन होता है हमारे फिजियोलॉजिकल फैक्टर में। देन कम्स मसल कंपोजिशन। अगेन जैसा मैंने आपको बताया था स्ट्रेंथ और स्पीड में भी सेम है। इसमें भी जो है सो हमारे मसल वाइट और रेड मसल फाइबर से बने हैं, और इसको जेनेटिकली डिटरमाइंड होते हैं, और इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। देन कमिंग ऑन टू फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी डिपेंड करता है हमारे मसल स्ट्रेंथ के ऊपर। अगर वीक मसल होगा तो ज़्यादा फोर्स अचीव नहीं कर पाएंगे, रेंज ऑफ मूवमेंट कम अचीव होगा। तो मसल स्ट्रेंथ जो है सो हाईली ट्रेनेबल होती है, तो इसलिए अगर मसल स्ट्रेंथ अच्छा होगा तो आप ऑटोमेटिक जो है सो फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होगी। देन जॉइंट स्ट्रक्चर होता है। अगर जॉइंट स्ट्रक्चर लिमिटेड नहीं है आपकी बॉडी में तो जो है सो आपका जो है सो जॉइंट स्ट्रक्चर प्रॉपरली वर्क कर रहा है तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होगी। और जिस जॉइंट्स की स्ट्रक्चर की जो है सो प्रॉपर नहीं है तो वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी होने के चांसेस कम हो जाएंगे, बिकॉज उसमें फैक्टर्स लिमिटेड हो जाएंगे। देन एज एंड जेंडर। फ्लेक्सिबिलिटी चाइल्डहुड में ज़्यादा होती है, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है डिक्रीज होती जाती है, और फीमेल जो है सो हमेशा से ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं मेल्स के कंपेरिजन में। और स्ट्रेंथ की बात करूँ तो मेल्स में ज़्यादा स्ट्रेंथ होता है कंपेयर टू द फीमेल्स। देन फ्लेक्सिबिलिटी में स्ट्रेचेबिलिटी ऑफ मसल्स। आपकी मसल्स में कितनी स्ट्रेचेबिलिटी पावर है। अगर स्ट्रेचेबिलिटी अच्छी है आपकी मसल की तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी लेवल अच्छी होगी, और इसको ट्रेनिंग से इम्प्रूव कर सकते हैं। देन बॉडी टेम्परेचर। हमेशा से बोला गया है कि कोई भी एक्टिविटी करने से पहले वार्मिंग अप कर लीजिए। अगर बॉडी वार्म अप है, मसल्स आपके टोन्ड है, तो आपकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो हमेशा से ज़्यादा होगी। देन प्रीवियस इंजरीज। अगर कोई प्रीवियस इंजरी है किसी को किसी बॉडी पार्ट में तो उस बॉडी पार्ट के फ्लेक्सिबल होने का चांसेस बहुत कम हो जाता है, और रिहेबिलिटेशन एक्सरसाइज से उसको ठीक कर सकते हैं। और जो है सो रिहेबिलिटेशन के बाद जो है सो वो ठीक हो जाती है, तो हीलिंग ऑफ इंजरी के बाद वो वापस से फ्लेक्सिबल हो जाता है, बट उस लेवल पे नहीं जैसा वो पहले था। तो अगर कनेक्टिव टिश्यू में कभी इंजरी होती है, मसल्स में इंजरी होती है, तो उस एरिया की फ्लेक्सिबिलिटी लेवल कम हो जाती है। देन जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन सर्कुलेटरी सिस्टम, या फिर हम बोल सकते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम में या कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में एक्सरसाइज का क्या इफेक्ट होता है। तो सर्कुलर सिस्टम क्या होता है? वो सिस्टम जिसके अंदर हार्ट, ब्लड वेसल और ब्लड जो सर्कुलेट होता है पूरी बॉडी में और पूरी बॉडी में न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, वो सिस्टम को हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। इसका एक तरीके से कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं इसको। और जो है सो इसका काम होता है पूरी बॉडी में न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करना एंड रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट का। देन देखिए देख लेते हैं ब्लड कैसे मूव करता है हमारी बॉडी में। ऑक्सीजन इज ट्रांसफर इनटू द ब्लड द लंग्स एंड ट्रेवल टू द हार्ट। ऑक्सीजन जो है सो लंग्स में पहले ऑक्सीजन जो है सो लंग्स में आता है, फिर वहाँ से जो है सो ब्लड के थ्रू जो है सो हमारे हार्ट में ट्रांसफ़र होता है। देन हार्ट पंप्स ब्लड अराउंड द बॉडी डिलीवरिंग ऑक्सीजन टू द वर्किंग मसल। जो हार्ट है वो ब्लड पंप करती है पूरी बॉडी में जो है सो ट्रांसफ़र करने के लिए। देन जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो जो है सो पूरी बॉडी से वापस से जो है सो हार्ट में लेकर जाया जाता है, और हार्ट में ले जाने के बाद वहाँ पे से जो है सो वापस उसी ब्लड को जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको लंग्स में लेके जाया जाता है, ताकि वो वापस से उसको ऑक्सीजनेटेड करके दूसरी तरफ लेके आया जा सके। सो दिस इज़ द प्रोसेस कि हाउ बॉडी में जो है सो ब्लड मूव करती है और जो है सो ऑक्सीजन सप्लाई होती है पूरी बॉडी के अंदर में। क्या इफेक्ट होता है सर्कुलर सिस्टम का? अमाउंट ऑफ ब्लड पंप फ्रॉम द हार्ट इन 1 बीट विल इंक्रीज, जिसको स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है? 1 बीट में कितना हमारी हार्ट ब्लड पंप करती है। देन कार्डियक आउटपुट की 1 मिनट में कितना का ब्लड पंप होता है, इससे जो है सो हमारा कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज होगा। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी हार्ट जो है स्मॉल होगी, और अगर आप इसी तरीके से रेगुलर एक्सरसाइज करते रहेंगे तो जैसा आपको इमेज में दिख रहा है आपकी हार्ट की जो है साइज़ इंक्रीज हो जाएगी। जो आपका पहले स्मॉल हार्ट था, रेगुलर एक्सरसाइज करने से जो है सो आपकी हार्ट की जो साइज़ है वो इंक्रीज हो जाती है, लार्जर और स्ट्रॉन्गर हार्ट आपको मिलता है। 2003 में स्टडी की जिसमें दिखाया गया था कि जो भी कोई इंसान अगर 30 मिनट डेली मोस्ट ऑफ द डेज ऑफ द वीक एक्सरसाइज करता है तो उसको 45% लोअर रिस्क होती है हार्ट डिजीज़ होने के। एक्सरसाइज जो है सो इम्प्रूव करता है हार्ट की हेल्थ को और रिवर्स करता है हार्ट डिजीज़ को। रिस्क फैक्टर्स बहुत कम हो जाते हैं। हार्ट को जब एक्सरसाइज किया जाता है तो वो स्ट्रॉन्गर हो जाता है, तो मोर ब्लड पंप करता है। इट कैन वर्क एट अ मैक्सिमम लेवल विथ लेस स्ट्रेन। स्ट्रेन लेस होगा और ज़्यादा ब्लड पंप कर पाएगा।
जब पर्सन एक्सरसाइज करता है डेली तो उसका जो लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट होता है वो इंक्रीज इन वॉल्यूम हो जाता है टू हेल्प द डिमांड ऑफ ओवरलोड, जब भी ओवरलोड हो उसको डिमांड पूरा करने के लिए। पर्सन हु एक्सरसाइज ऑफन हैव स्लोइंग पल्स रेट, अगर जो है सो पर्सन ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, हमेशा एक्सरसाइज करते हैं, उनकी जो हार्ट रेट होती है स्लोअर, रेस्टिंग जो पल्स रेट होती है वो स्लो हो जाती है। देन कमिंग ऑन टू मस्कुलर सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम में क्या होता है, जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी जो है सो मसल स्टोन्ड अप होती है, मसल स्ट्रांग होती है, जिसकी वजह से मसल जो है सो इफेक्टिव एंड मोर एफिशिएंटली वर्क करने लगती है। डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सरसाइज जो है सो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ मसल्स को जो है सो बेनिफिट पहुंचाता है। फॉर एग्जांपल हाई इंटेंसिटी लो ड्यूरेशन एक्सरसाइज करेंगे तो स्ट्रेंथ डेवलप होगा, अगर हम हाई इंटेंसिटी लो ड्यूरेशन एक्सरसाइज करेंगे तो स्ट्रेंथ डेवलप होगा, साइज एंड पावर गेन होगा। लेकिन अगर लो इंटेंसिटी एंड लो ड्यूरेशन एक्सरसाइज करेंगे तो हमारे अंदर जो है सो एंड्योरेंस टाइप ऑफ बेनिफिट इंक्रीज होती है। और देख लेते हैं इफेक्ट ऑफ मसल्स ऑन मस्कुलर सिस्टम पे क्या इफेक्ट होता है एक्सरसाइज का। व्हेन वी ट्रेन वी समटाइम पुट वन वेट, अगर जब भी हम ट्रेनिंग करते हैं कई बार तो हमारा वेट बढ़ जाता है, तो वो जो है सो कौन सा वेट होता है, मसल वेट होता है। एक्सरसाइज जो है सो मसल को इफेक्टिव एंड मोर एफिशिएंट बना देता है, जिससे कि हम ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर पाते हैं, हमारे अंदर स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है। रेगुलर एक्सरसाइज अगर परफॉर्म करेंगे प्रॉपरली तो हमको जो एक अच्छा पोस्चर मिल जाता है और मसल्स जो है सो एफिशिएंटली वर्क करेंगे तो हमारी इंजरीज होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। देन रेस्पिरेटरी सिस्टम तो आपके बता दिया मैंने आपको। देन कमिंग ऑन टू फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यू टू एजिंग, जैसे जैसे एज होता है वैसे वैसे क्या क्या प्रॉब्लम्स आ जाती है। सबसे पहले चेंज इन मसल साइज एंड स्ट्रेंथ, मसल में जो है स्ट्रेंथ कम हो जाती है, साइज जो है सो छोटा हो जाता है। मेटाबॉलिज्म एंड बॉडी कंपोजिशन जो है बहुत धीरे धीरे डाउन हो जाती है, बॉडी कंपोजिशन में आपका बीएमआई धीरे धीरे डाउन होने लगता है, जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है बॉडी की वो धीरे धीरे डाउन हो जाती है। इंसान की बोन डेंसिटी कम होने लगती है जैसे जैसे उसका एज बढ़ता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम स्लो वर्क करने लगती है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का वर्किंग प्रोसेस स्लो हो जाता है, नर्वस सिस्टम जो है सो डाउन हो जाती है, लोग भूलना शुरू कर देते हैं, नर्वस सिस्टम प्रॉपरली बॉडी को कमांड नहीं दे पाती है। देन इंटेस्टिनल प्रॉब्लम होने लगते हैं लोगों को, यूरिनरी सिस्टम में प्रॉब्लम होने लगती है, फ्लेक्सिबिलिटी जो है सो डाउन हो जाती है जैसे जैसे एजिंग होता है, सेंसेस में जो है सो विजन दिखना कम हो जाता है, सुनाई देना कम हो जाता है, टेस्ट का पता नहीं चलता है, स्मेल का पता नहीं चलता। सो ये सारे टॉपिक जो है सो एजिंग के साथ लोगों के अंदर देखने को मिलता है। इसके साथ आप और कोई भी टॉपिक ऐड कर सकते हैं जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस है एजिंग के थ्रू, जिससे हमारी फिजिक को लेकर चेंज होता है, वो इसके अंदर आपको मिल जाएगा। देन आ जाते हैं हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, वो है स्पोर्ट्स इंजरीज का। स्पोर्ट्स इंजरीज को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, बोन इंजरी एंड जॉइंट इंजरी। जो सॉफ्ट टिश्यू इंजरी होती है वो मोस्टली जो है सो टिश्यूज़ पे, मसल्स पे, इन सब पे होती है। और जो बोन इंजरी होती है वो डायरेक्टली जो है सो बोन का फ्रैक्चर जिसको बोलते हैं वो है, और जॉइंट इंजरीज जो है सो हमारा डिसलोकेशन होता है। सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज में कंट्यूशन है, स्ट्रेन है, स्प्रेन है, एब्रेशन है, ब्रूसेस है, लेक्रेशन है, इंसीजन है, ये सारे जो है सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है आपके। कंट्यूजन की बात करूँ तो मसल इंजरी ऑकर ड्यू डायरेक्ट हिट विथ और विदाउट एनी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, अगर कभी डायरेक्ट हिट की वजह से जो है सो हमारे ब्लड वेसल्स ब्रोकन हो जाते हैं, ब्लीडिंग कभी कभी हो सकती है, स्टिफनेस एंड स्वेलिंग आ सकती है, मसल जो है सो प्रॉपरली रिस्पॉन्ड कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। ये जो है आपको मोस्टली बॉक्सिंग, रेसलिंग, कबड्डी, इन सब में देखने को मिलता है। जब भी डायरेक्ट हिट होता है विदाउट और विथ इक्विपमेंट तो कंट्यूजन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। स्ट्रेन की बात करूँ तो स्ट्रेन एक मसल इंजरी है, जब भी कभी मसल रप्चर होता है, जैसे लोग बोलते हैं मसल पुल हो गया, मोच आ गई, वो सारी चीज़ें स्ट्रेन है। कभी कभी जो है सो कंप्लीट रप्चर हो सकता है जिसकी वजह से पॉसिबल जो है मूवमेंट जो है सो नहीं चल हो पाता है इंसान का, और प्रैक्टिस और क्लास दोनों में ये पॉसिबल है कि कभी भी आपको हो सकता है। तो मसल इंजरी को हमेशा से स्ट्रेन बोला जाता है, जो लोग बोलते हैं मोच आ गई है, पाँव मुड़ गया है, ये सब चीज़ें स्ट्रेन है। ठीक उसका उल्टा स्प्रेन, स्प्रेन जो है सो लिगामेंट इंजरी है, जब भी कभी हमारे लिगामेंट को ज़्यादा ओवर स्ट्रेच हो जाती है तो लिगामेंट इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और उसे स्प्रेन बोला जाता है। ऑकर्स एट रिस्ट जॉइंट एंड एंकल जॉइंट, समटाइम इसके साथ जो है सो लिगामेंट इंजरी के साथ स्प्रेन के साथ फ्रैक्चर होने के चांसेस भी हो जाते हैं। इसमें आपको मोस्टली स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन, सीवियर पेन, टेंडरनेस, ये सब इसके कॉमन सिम्टम्स हैं। एब्रेशन एक स्किन इंजरी है जो कि मोस्टली ऑकर ड्यू टू फ्रिक्शन विद एन इक्विपमेंट और फॉल ओवर द एरिया वेयर द बोन इज क्लोज टू स्किन, जब भी जो है सो फ्रिक्शन की वजह से घिस जाना जिसको बोलते हैं, दैट इज एब्रेशन। ब्रूसेस होती है एन इंजरी अपीयरिंग ऑन एज एन एरिया ऑफ डिस्कलर स्किन रेड टू ब्लू, जब भी जो है सो रेड से ब्लू कलर का स्किन हो जाता है या डार्क पर्पल हो जाता है उसको हम लोग ब्रूसेस बोलते हैं। कॉस्ड बाय ए ब्लो और इम्पैक्ट रप्चरिंग अंडरलाइंग ब्लड वेसल, जो अंडरलाइंग ब्लड वेसल्स है उस पर जब कभी रप्चर आ जाती है, जो जोर का ब्लो पड़ता है उसके ऊपर, तो जो है सो ये होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देन कम्स इंसीजन, इंसीजन जो है सो कट होती है टिश्यू में,
जिसकी वजह से अंडरलाइंग टिश्यू, बोन और ऑर्गन में जो है सो प्रॉब्लम इफेक्ट पड़ता है, दैट इज टर्म्ड एज इंसिजन। ये क्लीन शार्प एज्ड ऑब्जेक्ट से जो है सो मोस्टली जैसे नाइफ हो गया, रेजर हो गया, ग्लास स्प्लिंटर्स हो गया, इन सब से जब कट लग जाती है किसी को, दैट इज टोल्ड एज इंसिजन। लैक्रेशन होती है इरेगुलर टीयर लाइक वाउंड्स कॉस्ट बाय सम ब्लंट ट्रॉमा, कभी ब्लंट चीज़ों से जो है सो अचानक से टीयर हो जाती है बॉडी के ऊपर में, दैट इज टर्म्ड एज लैक्रेशन। मोस्टली लैक्रेशन इज द स्किन रिजल्ट ऑफ स्किन हिटिंग एन एडजेसेंट ऑब्जेक्ट और एन ऑब्जेक्ट हिटिंग द स्किन। जब भी कोई ऑब्जेक्ट मेरी स्किन को टकराता है या मेरी स्किन ऑब्जेक्ट से टकराती है फोर्स की वजह से, तो लैक्रेशन होता है। बोन इंजरीज की बात करो तो अपने सिलेबस में 5 है: ग्रेनिस्टिक फ्रैक्चर, कम्युनिटेड फ्रैक्चर, ट्रांसवर्स फ्रैक्चर, ऑब्लिक फ्रैक्चर एंड इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। वन बाय वन हम सारे फ्रैक्चर्स देख लेते हैं। ग्रेनिस्टिक फ्रैक्चर जो है मोस्टली चिल्ड्रन में होती है, बिकॉज उनकी जो बोन होती है वो डेलिकेट होती है और वो बेंड हो जाती है थोड़ी सी स्ट्रेस से भी, तो वहाँ मोस्टली बेंड होता है। ग्रेनिस्टिक नाम इसके लिए क्योंकि ये हरा होता है, तो बच्चों के अंदर जो है सो आप प्लांट देखोगे तो वो मुड़ता है, टूटता नहीं है ग्रेनिस्टिक जो होते हैं, तो इसके लिए इसका नाम ग्रेनिस्टिक फ्रैक्चर है। कम्युनेटर फ्रैक्चर होता है व्हेन बोन इज ब्रोकन डाउन इनटू 2 और मोर पीस इन साइकिल एंड मोटरसाइकिल। जैसे जब 2 या 2 से ज़्यादा पीसेस में जो है सो बोन कम्युनेटर फ्रैक्चर बोला जाता है उसको। जब बोन ब्रेक डाउन हो जाता है उसे कम्युनेटर फ्रैक्चर बोलते हैं, और मोस्टली जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ट्रॉमा की वजह से होता है। स्ट्रॉन्ग बोन्स बाई ईटिंग फूड दैट इज रिच इन कैल्शियम एंड रेगुलर एक्सरसाइज जो है सो आप इसके फ्रैक्चर को रोक सकते हो। ट्रांसफर फ्रैक्चर होता है जब एक स्ट्रेट ब्रेक होती है बोन में, दैट इज टर्म्ड एज ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। जब किसी एक ही एरिया में परपेंडिकुलरली बोन ब्रेक होता है, दैट इज टर्म्ड एज ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स जब कभी एक बार बोन को हिट करती है तो ये होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऑब्लिक फ्रैक्चर होती है जब बोन डायगनली ब्रेक होती है। यूजुअली कॉस्ट कब होता है, जब फॉल होता है या एक्सीडेंट होता है, तब जो है सो ऑब्लिक फ्रैक्चर होने के चांसेस होते हैं, जब डायगनली आपका बोन ब्रेक हो जाए। इम्पैक्टेड फ्रैक्चर होता है जब एक बोन टूटकर फ्रैक्चर बोन एंटर्स इनटू अंदर दूसरे बोन में चला जाए या सेम बोन में चला जाए। इट इज कॉज्ड बाय मेनली समवन फॉल्स फ्रॉम हाइट और ग्रेट इम्पैक्ट भी, तो बहुत ज़्यादा हाइट से कोई गिरता है तब ऐसा होता है, बोन्स टूटकर एक दूसरे के अंदर चले जाते हैं। स्ट्रेस फ्रैक्चर जो है सो स्ट्रेस फ्रैक्चर में ऑकर बिकॉज ऑफ ओवर यूज इंजरीज इन द फेलियर टू हैव एडिक्वेट इक्विपमेंट टू प्रोटेक्ट द बॉडी। स्ट्रेस फ्रैक्चर जब बहुत ज़्यादा इंजरी को ओवर यूज़ किया जाता है, दैट इज टर्म्ड एज स्ट्रेस फ्रैक्चर। स्ट्रेस फ्रैक्चर होने के जो मेन रीज़न है वो है इंटेंसिटी ऑफ एन एक्टिविटी टू क्विकली। जब आप थके हुए हो फिर भी एक्टिविटी किए जा रहे हो, ओवर यूज हो रही है आपकी बॉडी की, तब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जॉइंट इंजरी जो है 3 है: डिसलोकेशन ऑफ लोअर जॉ, डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट एंड हिप जॉइंट। लोअर जॉ होता है जब चिन कभी स्ट्राइक करता है किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से या किसी अनदर ऑब्जेक्ट से, तो जो है सो माउथ ओपन रह जाता है या फिर जो है सो माउथ मतलब जो आपका चिन होता है वो अटक जाता है, जिसको लोअर मैंडिबल बोलते हैं। जॉ जो है अटक जाता है, दैट इज डिसलोकेशन ऑफ लोअर जॉ। शोल्डर जॉइंट होता है जब कभी सडन जर्क या फॉल होती है हार्ड सरफेस पे। एंड ऑफ ह्यूमरस, जो आपका ह्यूमरस है वो सॉकेट से बाहर आ जाता है, दैट इज टर्म्ड एज डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट। डिसलोकेशन ऑफ हिप जॉइंट इज जब मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है सो आपके हिप पे पड़ती है और फेमर जो है सो सॉकेट में से बाहर आ जाता है, दैट इज टर्म्ड एज डिसलोकेशन ऑफ हिप जॉइंट। प्रिवेंशन करने के लिए क्या करेंगे, आप प्रॉपर वार्म अप कर लीजिए। देन जो है सो एसेंशियल बिफोर ट्रेनिंग एंड कंपटीशन जो है सो आपको वार्म अप होना चाहिए। टोन्स ऑफ मसल फॉर ट्रेनिंग एंड कंपटीशन, आपकी चांसेस ऑफ इंजरीज कम हो जाती है। जो आपका वार्म अप है मिनिमम 10 मिनट का होना चाहिए। जेंटल एक्सरसाइज कर लीजिए, ब्रिस्क एक्सरसाइज कर लीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आप स्पोर्ट्स इंजरीज को प्रोटेक्ट करने का जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो वार्म अप है। वार्म अप आपने किया है तो आपकी पूरी बॉडी जो है सो प्रॉपरली टोन्ड रहेगी, मसल्स प्रॉपरली वर्किंग कंडीशन में रहेगी और चांसेस बहुत कम होगी कि आपको इंजरी हो। देन वो करने के बाद लास्ट में आपको प्रॉपर कंडीशनिंग भी करना है, जिसको लिम्बरिंग डाउन बोलते हैं। वेट ट्रेनिंग करते रहिए, सर्किट ट्रेनिंग करते रहिए, जिससे मस्कुलर स्ट्रेंथ बढ़ा रहेगा। मसल्स में स्ट्रेंथ होगी तो ऑटोमेटिक जो है सो चांसेस कम होगी इंजरी होने के। देन आप बैलेंस डाइट लीजिए, बैलेंस डाइट लेंगे तो आपकी बॉडी में जो है सो कैल्शियम, फॉस्फोरस, विटामिन डी ये सब रहेगा, तो बोन्स वीक होने के जो है सो चांसेस बहुत कम होंगे। तो आपके एसेंशियल मिनरल्स एंड विटामिन आपके डाइट में होनी चाहिए, बिकॉज वीक बोन से जो है सो इंजरी ज़्यादा होती है। आपको स्पोर्ट्स स्किल का नॉलेज होना चाहिए। स्पोर्ट्स स्किल का नॉलेज होगा तो आप उसको प्रॉपरली परफॉर्म करेंगे तो आपको इंजरी होने के चांसेस कम है। स्पोर्ट्स पर्सन जो भी स्किल परफॉर्म कर रहे हैं उसको एफिशिएंटली परफॉर्म कीजिए तो इंजरी होने के चांसेस कम है। तो इसके लिए जो है सो चाहिए कि आपको स्पोर्ट्स स्किल का नॉलेज पूरा प्रॉपर हो, जिसकी वजह से आप उसे प्रॉपरली परफॉर्म कर पाए, सो दैट आपको इंजरी कम हो। देन प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज़ कीजिए। जो स्पोर्ट्स के लिए जो इक्विपमेंट बनाई गई है उसे आप यूज़ कीजिए, तो आपको जो है सो इंजरी कम होंगे। और स्ट्रेस जो है सो क्वालिटी प्रोडक्टिव सामान पे होनी चाहिए, ताकि आपको जो है सो इंजरी के चांसेस कम हो। स्पोर्ट्स फैसिलिटी प्रॉपर होनी चाहिए, जहाँ पे भी आप खेल रहे हैं, जहाँ पे भी आप जा रहे हैं, उन सब में जो है सो प्रॉपर आपका प्रॉपर फैसिलिटीज़ होगी तो आपको इंजरी चांसेस कम हो जाएंगे। आउटडोर ग्राउंड है, इंडोर हॉल्स है, इन सबको मेंटेन्ड होना चाहिए।
जो सरफेस वाले स्पोर्ट्स है जिसमें लैंडिंग पिट है, हाई जंपर्स के लिए हाई जंप का पिट है, तो वो सबको अगर प्रॉपरली होगा तो आपको होने के चांसेस इंजरी बहुत कम हो जाएंगे। अनबायस्ड ऑफिशिएटिंग होगा तो चांसेस कम होगा कि लड़ाई झगड़ा नहीं होगी, इंजरी नहीं होंगे। देन जो है सो अनबायस्ड ऑफिशिएटिंग का मतलब होता है डिसिप्लिन में रहना, प्लेयर्स का एक दूसरे के साथ जो है सो चांस लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, चांसेस ऑफ इंजरी कम हो जाएगी उससे भी। ओवर ट्रेनिंग मत कीजिए, कभी भी ओवर ट्रेनिंग करने से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा लोग थके हुए होते हैं, मसल्स ब्रेक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, बोन में इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। देन प्रॉपर टेक्निक का यूज़ करके खेलिए तो भी आपको इंजरी होने के चांसेस कम हो जाएंगे। और जब भी आप ऐसी कोई एक्टिविटी या गेम कर रहे हैं तो ऑलवेज जो है सो ट्रेनिंग और एक्सपर्ट गाइडेंस के अंदर में ही जो है सो आपको उनके सुपरविजन में ही कोई भी एक्टिविटी करनी चाहिए, तो इनसे आपके इंजरीज होने के चांसेस कम हो जाएंगे। देन ओबेइंग द रूल्स, आप सारे रूल्स को ओबे कीजिए तो आपको जो है सो ऑटोमेटिक जो है सो अब इंजरी होने के चांसेस कम है, बिकॉज सारे रूल्स के साथ अगर प्ले करेंगे, प्रॉपर स्पोर्ट्स खेलेंगे तो आपको चांसेस कम है। कूलिंग डाउन, जैसा मैंने आपको बताया था, लिम्बरिंग डाउन जिसको बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है वार्मिंग अप जैसा ही। लाइट एरोबिक एक्टिविटी के साथ होना चाहिए, जॉगिंग एक्सेट्रा कर लीजिए। कूलिंग डाउन से क्या होता है, जो भी आपने वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव किया है वो जो है सो जो आपने एनर्जी यूज़ की है वो सारी की सारी वापस बॉडी में गेन हो जाती है, और जो है सो आपके मसल्स की स्टिफनेस एंड सोरनेस को जो है सो एलिवेट कर देती है ये। देन क्या करना चाहिए अगर कभी इंजरी होती है तो, जब भी आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, थके हुए हैं तो ट्रेनिंग मत कीजिए, कार्बोहाइड्रेट वाला ज़्यादा फूड लीजिए। देन जो है सो रेस्टिंग टाइम इंक्रीज़ कर दीजिए अगर आपको लग रहा है कि आप थके हुए हैं। देन इन जितना टाइम आप ट्रेनिंग कर रहे हैं उसके हिसाब से कंडीशनिंग या स्ट्रेंथनिंग भी होना चाहिए। माइनर इंजरीज को तो कभी भी इग्नोर नहीं करनी चाहिए, वो मेजर बन जाते हैं। पेन अगर हो रही है तो स्टॉप ट्रेनिंग सेशन इमीडिएटली। नेवर ट्रेन हार्ड इफ स्टिफनेस फ्रॉम द प्रीवियस सेशन, अगर प्रीवियस सेशन से आपकी स्टिफनेस अभी भी बाकी है तो ज़्यादा ट्रेनिंग हार्ड मत कीजिए। हाइड्रेशन एंड न्यूट्रिशन पे हमेशा ध्यान रखना चाहिए। ट्रेनिंग सरफेस अप्रोप्रिएट रखनी चाहिए आपको। ट्रेनिंग एंड कॉम्पिटिशन एरिया शुड बी फ्री ऑफ हैजार्ड्स, तो ऑटोमेटिक जो है सो आपको इंजरीज से प्रिवेंट होगा। सेफ एंड अप्रोप्रिएट इक्विपमेंट यूज़ कीजिए। न्यू एक्टिविटीज़ को धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करना चाहिए। ट्रेनिंग एंड कॉम्पिटिशन शेड्यूल आपके पास होना चाहिए। वार्मिंग अप, कूलिंग डाउन करना चाहिए। चेंज टू ड्राई क्लोथ्स आफ्टर कूलिंग डाउन। देन एम फॉर अ मैक्सिमम comfort when traveling. Stay away from infectious area and when training. Be more vigilant about hygiene in hot weather. कोई भी साइन आपको फटीग का दिख रहा है तो इजी अपना ट्रेनिंग कर लीजिए। रेगुलर स्पोर्ट्स मसाज लेते रहिए, इससे भी जो है सो ट्रेनिंग आपकी इंजरी के चांसेस कम रहेंगे। फिर मैनेजमेंट कैसे करते हैं? मैनेजमेंट करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए कि आपको एक बेसिक नॉलेज ऑफ फर्स्ट एड होनी चाहिए, बिकॉज इमीडिएट एड जो है सो आपको बहुत हेल्प करता है। फर्स्ट एड जो है बहुत हेल्प करता है आपको कभी भी मैनेजमेंट के लिए। इन एब्सेंस ऑफ फर्स्ट एड अगर नहीं है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए फर्स्ट एड होना बहुत ज़रूरी है। देन कम्स कंट्यूशन। कंट्यूशन अगर किसी को होता है तो कोल्ड कंप्रेशन शुड बी यूज्ड इमीडिएटली फॉर अराउंड हाफ एन आवर। कोल्ड कंप्रेशन से जो है सो 5 to 6 टाइम डेली यूज़ करनी चाहिए। जहाँ भी स्वेलिंग है वहाँ पे उसको जो है सो इंजर्ड पार्ट को जो है सो कोल्ड कंप्रेशन करना चाहिए, और अगर पॉसिबल हो तो एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन भी दे सकते हैं उसको। स्वेलिंग फिर भी है तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। रिहेबिलिटेशन और फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए उसको। देन मैनेजमेंट ऑफ इंजरीज में जैसा मैंने आपको बताया, स्ट्रेन है तो प्योर पोर कोल्ड वाटर से उसको ट्रीट करना चाहिए 20-30 मिनट्स। आइस डायरेक्टली अप्लाई नहीं करना चाहिए। कॉटन क्लॉथ में रैप करके उसे अप्लाई कीजिए। लाइट मसाज देना चाहिए उसको। पेन किलर भी दे सकते हैं अगर सीवियर पेन हुआ तो। और कंप्लीट रेस्ट फॉर 1 वीक, 1 वीक का रेस्ट होना चाहिए जिस पार्ट में उसको स्ट्रेन हुई है स्पेशली वहाँ पे। वार्म वाटर थेरेपी भी दे सकते हैं। सेम गोज ऑन विथ स्प्रेन। स्प्रेन में भी जो है सो कंफर्टेबल पोजीशन में पाँव होना चाहिए। कोल्ड थेरेपी देना चाहिए, कोल्ड कंप्रेशन जिसे बोलते हैं, 10 to 20 मिनट्स के लिए 6 to 8 टाइम्स डेली। इंजर्ड पाँव को जो है उसको एलिवेट कर देना चाहिए। अगर पेन है तो पेन किलर दे सकते हैं, लाइट मसाज दिया जा सकता है। ठीक है। देन अगर एंकल में है तो 8 टाइप बैंडेज जो है सो रैप कर देना चाहिए एंकल में उसके। एब्रेशन है किसी को तो इंजर्ड पार्ट को जो है सो क्लीन वाटर या एंटीसेप्टिक लिक्विड से वॉश कर देना चाहिए। एंटी टेटनेस इंजेक्शन ले सकते हैं, पेन किलर दिया जा सकता है। अगर किसी को फ्रैक्चर हुआ तो क्या करना चाहिए? फ्रैक्चर हुआ तो सबसे पहले लोकेट करें जेंटली टच करके कि फ्रैक्चर कहाँ पे है, कैसा है। डोंट मूव फ्रैक्चर लिम्ब, कभी भी फ्रैक्चर पार्ट को मूव नहीं करना चाहिए। स्प्लिंट एंड बैंडेजेस यूज़ करनी चाहिए फ्रैक्चर लिम्ब को स्टेबल रखने के लिए। कंपाउंड फ्रैक्चर है तो वॉश नहीं करना चाहिए वाउंड को। ड्राई एंड डिसइंफेक्टेड बैंडेजेस यूज़ करना चाहिए। वर्टिब्रा फ्रैक्चर किसी को है तो उसे बहुत केयरफुली लिफ्ट करना चाहिए और हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। फॉर रिब्स फ्रैक्चर इमोबिलाइजिंग बैंडेज शुड बी अप्लाइड एज इट रिड्यूसेस फर्दर। अगर किसी को रिब में अगर किसी को फ्रैक्चर है तो उसको इमोबिलाइजिंग बैंडेज यूज़ करना चाहिए।
देन फेमर किसी का अगर ब्रेकडाउन हुआ तो एनेस्थीसिया दिया जा सकता है उसको। अफेक्टेड जो लेग पे हुआ है उसको इमोबिलाइज कर देना चाहिए। डिसलोकेशन ऑफ जॉइंट अगर किसी को है तो अफेक्टेड लिम्ब को जो है सो आपको इमोबिलाइज कर देना होगा। एडजस्ट नहीं करना चाहिए खुद से, डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए उसे। एथलीट को हमेशा हॉस्पिटल पे जो है स्ट्रेचर में लेके जाना चाहिए। तो मोस्टली सार यही है कि अगर आप कभी भी किसी को फ्रैक्चर होती है तो खुद डॉक्टर ना बने, तुरंत उसे डॉक्टर के पास ले जाए, लेकिन वो भी वेरी केयरफुली, ताकि और कोई फ्रैक्चर ना हो जाए और कोई इंजरी उसको ना हो जाए। सो दिस वाज चैप्टर नंबर 7 ऑफ ग्रेड 12, फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, देखते हैं अगले चैप्टर को। टिल देन, थैंक यू ऑल ऑफ यू।